चर्चा एक खास स्पॉन्सर्ड बाय नई TVS रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम चर्चा खास में बात करेंगे दिल्ली एमसीडी की। जी हां, एमसीडी के अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल के चलते दिल्ली पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। अगर ईस्ट दिल्ली की बात करें तो ये देश के सबसे ज्यादा घनत्व वाले निगमों में से एक है। एक तरफ कोरोना, दूसरी ओर बर्ड फ्लू की मुश्किल और तीसरी ओर धरना। दिल्ली को कई बातों से निजात चाहिए, लेकिन सोचने की बात यह भी है कि एमसीडी के अधिकारियों कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो वे हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन नहीं मिले तो घर कैसे चले और हड़ताल हो तो कामकाज कैसे चले, इसी पर आज की चर्चा। और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। नहीं, आज तुम्हारी तनख्वाह नहीं है तो आप आगे बैठ गए और कल तनख्वाह आ गई तो अपने घर में बैठोगे, ऐसा मत कर। दिल्ली एमसीडी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर है। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर एमसीडी के कर्मचारियों ने ये कदम उठाया है। आखिर उनके सामने भी दिक्कतें हैं कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला तो घर परिवार कैसे चलेगा। इस हड़ताल का कितना असर पड़ रहा है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि अकेला पूर्वी दिल्ली नगर निगम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले नगर निगमों में से एक है। यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 42,000 लोग रहते हैं। यहाँ 64 वार्ड हैं। निगम के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से पूरे इलाके की जरूरी सेवाएं बाधित हुई हैं। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम यहाँ बैठे हुए हैं रोटी रोजी के लिए। जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या, इसलिए बैठे हुए हैं। तनख्वाह मिली 3 महीने हो गए और 4था महीना शुरू है, ये तनख्वाह नहीं देते। ये इतने भ्रष्टाचार नेता बैठ गए हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारा जो मुद्दा है, हमारे कर्मचारियों को काफी लाभांश रुके हुए हैं। हमारे तृणमूल के आधार पर नौकरियां नहीं मिल रही। हमारे कर्मचारियों के हर महीने में प्रदर्शन करके सैलरी लेनी पड़ती है। अब ये नहीं होगा, अब कि हम हड़ताल करेंगे और अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, अपना हक बिल्कुल लेके छोड़ेंगे। ईस्ट दिल्ली का ये बेहद खास इलाका है। इस इलाके का महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि पूर्वी नगर निगम में 375 स्कूल संचालित किए जाते हैं, जहां 1,67,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में दिलशाद गार्डन में स्वामी दयानंद अस्पताल तक जैसे बड़े अस्पताल हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। देखिए, ये वाल्मीकि समाज के जो कर्मचारी हैं, भाई हैं, सैनिक हैं, इनका इसी नौकरी पे निर्भर है और जब इनको तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती है तो परेशानी है। दुकान वाले से भी अगर सामान लिया जाता है तो उसको भी टाइम से पैसा नहीं मिलता, तो वो भी सामान देने के लिए, राशन देने के लिए मना कर देता है। तो ये इनकी सोची समझी साजिश है। ये गूंगी बहरी सरकार है। ये दोनों सरकार जो दिल्ली और केंद्र में निगम में बैठी है, ये हठधर्मी हिटलरशाही सरकार है। ये वाल्मीकि समाज की दुश्मन है। इसी मसले को लेकर ईस्ट दिल्ली के मेयर निर्मल जैन ने कहा कि कर्मचारियों की परेशानियों का जल्द समाधान होगा, लेकिन मेयर से बातचीत में साफ दिख रहा है कि वो भी गोलमोल जवाब ही दे रहे हैं। देखिए, मेरी जानकारी में तो कोई स्ट्राइक वाली बात है नहीं। और रही पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, तो स्थिति हमारी बिल्कुल पूरी। मैं कर्मचारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दूंगा, सारी यूनियन के पदाधिकारियों का। और हम सब एक परिवार के तरीके से मिलकर के हम सब काम कर रहे हैं।
खासकर तब जबकि दिल्ली जैसा शहर पहले ही कई दुश्वारियों को झेल रहा हो। तब कर्मचारियों का काम छोड़कर हड़ताल पर चले जाना किसी भी अर्थ में अच्छा नहीं कहा जा सकता। दिल्ली से यूनुस खान, रवि डालमिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विभा सिंह है जो वरिष्ठ उप प्रधान है नगर निगम शिक्षक संघ दिल्ली की। हमारे साथ दलीप पारचा जी हैं जो संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ मुकेश कुमार वैद जो संस्थापक है ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के। और हमारे साथ विनोद गोयल जी हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले विभा जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है, जैसे नारे चल रहे हैं। आखिर कारण क्या है, क्यों आप लोग हड़ताल पर हैं? और जो 26 जनवरी का समय, एक तरफ तो वैसे भी दिल्ली में बहुत सारी आफतें हैं और महामारी पूरे विश्व को हिलाए हुए है, दिल्ली भी उससे छूटी नहीं है। ऐसे में हड़ताल करना कहां तक जायज है? जी विभा जी। विभा सिंह जी, मुझे लगता है कि आवाज नहीं जा पा रही। मैं हमारे साथ मुकेश कुमार वेद भी हैं। मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो हड़ताल का ये समय है, ये समय के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे कि जो सैलरी का मामला है वो क्या है और आखिर पूरा माजरा क्या है और इसका समाधान कैसे निकल सकता है, ये भी एक सवाल लगातार चल रहा है। अभी देखिए आपकी लगातार हड़ताल चल रही है, कह रहे हैं 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारा प्रकरण है क्या, वास्तविकता इसके पीछे क्या है? जी मुकेश कुमार वैद जी। वास्तविकता, जी सर, वास्तविकता इसके साथ ये है कि भ्रष्टाचार दिल्ली नगर निगम में इतना फैल चुका है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और नेता भी और अधिकारी भी दोनों एक ही चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और इनकी मिली भगत के कारण, भ्रष्टाचार के कारण हमारे कर्मचारियों को वेतन की बात नहीं है। आज 30-30 वर्ष हो गए हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। आज उनको उनका बोनस नहीं दिया गया उनको दीपावली पर। जो रिटायर हो गए हैं 2015 से, उनको अभी तक उनके लाभांश नहीं दिए गए। जो कर्मचारी सुबह 6 बजे अपने घर से निकल के और दिल्ली को स्वच्छ बनाता है, भारत को स्वच्छ बनाता है, जब राजधानी की ये हालत है तो और राज्य को क्या हालत होती होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए इन लोगों ने भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी जमा दी हैं। मुकेश कुमार जी, इसमें सारा का सारा दोष नगर निगम का है कि भ्रष्टाचार हो गए तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, तनख्वाहें भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जी हाँ, सारा पैसा, बिल्कुल सारा कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ। मैं आपके चैनल को बताना चाहता हूं सर कि आज मैं गया था जो अश्वानपुर के फ्लैट्स हैं सफाई कर्मचारियों के, वहां पर बड़े बड़े ट्रकों के वो टिप्पर पड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए का माल वहां पर बिखरा पड़ा है। नंदनगरी में देखो, वहां पर अरबों रुपए का माल बिखरा पड़ा है। आप आरआर डिपो में जाकर के देखो सर, आरआर डिपो में इन्होंने कई करोड़ की गाड़ियां खरीद के वहां पर खड़ी की हुई हैं, कई 6-6 महीने से खड़ी हुई हैं। और ये सारा पैसा उस पर कमीशन में खा गए। और इसी तरह जो 2500 करोड़ का एक हिसाब चल रहा है जो केजरीवाल जी मांगते हैं, वो 2500 करोड़ रुपए इन्होंने ठेकेदारों को दे दिया, जो वेतन का पैसा था, जो 25 साल से है, 30 साल से है। शीला जी के टाइम का ठेकेदारों की पेमेंट रुकी हुई थी। इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि कर्मचारियों की सैलरी का पैसा ठेकेदारों को दे दें? तो इन सब चीजों को देखते हुए बिल्कुल भ्रष्टाचार है। और कल आपने देखा होगा सीपीआई की रेड पड़ी और वहां अधिकारी पकड़े गए हैं रिश्वत लेते हुए। वो तो बहुत जगह पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो चीजें बताई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी, हम कहेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा दिखती है, क्योंकि जो बातें हो रही हैं वो बहुत ही अलग तरीके की हैं। विभा सिंह जी, आप तो खुद शिक्षक संघ से हैं, क्या मानती हैं आप, आखिर इसमें जो
जितनी भी बातें हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, हम तो कल से आरोप ही आरोप सुन रहे हैं, समाधान की तरफ तो कोई ले जाना नहीं चाहता। हर कोई कह रहा है 2500 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, कोई कह रहा है कि ये सारे पैसे तनख्वाह के थे वो भी भ्रष्टाचार में चले गए। तो सरकारें क्या कर रही हैं, एजेंसियां क्या कर रही हैं, कर्मचारी क्या कर रहे हैं, कागज किसी के पास नहीं है, बोल सब कुछ ना कुछ रहे हैं। ऐसे में जो कर्मचारी है वो परेशान तो होंगे ही। आप कैसे देखती हैं और क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहेंगे आप? जी विभा जी। हाँ दिलीप बताइए, ये जो मामला चल रहा है, सब लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है 2500 करोड़ खा लिए, कोई कह रहा है कि वहां पर पैसे आए थे तनख्वाहों के, वो भी भ्रष्टाचार में गायब हो गए। आखिर आरोप सब लगा रहे हैं, कागज किसी के पास दिखते नहीं है, घोषणाएं भी हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सैलरी के लिए पैसे दे दिए गए हैं, फिर भी ये कहा जा रहा है वो दिख नहीं रहे हैं, कहां रह गई, फाइलें गुम हो गई। कैसे आप देखते हैं? क्योंकि मामला कर्मचारियों का है, कम से कम यहां तो सच वाली बात होनी चाहिए। जी दिलीप जी। सर मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो ये दोनों सरकारें मिलकर जो काम कर रही हैं, दोनों सरकारें एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रही है। पहले जितने भी हमारे जो तीनों मेयर थे, तीनों मेयर ने जाकर केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हमारे, उनके घर के सामने धरना देकर ये कहा कि 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल जी पर बकाया है, वो नहीं दे रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल जी का बयान आता है कि जो भ्रष्टाचार निगम में हो रहा है 2500 करोड़ रुपए का हिसाब इन्होंने नहीं दिया। 2500 करोड़ रुपए कहाँ गए वो लोग? तो फिर उन्होंने कहा कि जो दोषियों को जेल भेजा जाए, तो वहां से धरना हट गया और यहाँ पर लोग आ गए। 2500 करोड़ का जो उन्होंने केजरीवाल जी ने कहा उसका हिसाब कुछ नहीं मिला। अभी केजरीवाल जी फिर एक हमें बताते हैं कि 938 करोड़ रुपया एमसीडी को दिया। हमारे तीनों मेयर कहते हैं कि वो पैसा हमारे पास नहीं पहुंचा। तो वो पैसा कहाँ है? सर ये दोनों आपस में जो राजनीति कर रही है दोनों पार्टियां, इधर से निगम के अंदर जो बैठी समाज जो पार्टी है वो राजनीति कर रही है, उधर से दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है, और पिस रहा है हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग। हमारे जो निगम के जितने भी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं वो सारे इसमें पिस रहे हैं। मतलब इतनी बुरी राजनीति हो रही है, कर्मचारी को बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है इसमें, और उनके विषय में कोई सोच नहीं रहा। सिर्फ अपनी राजनीति के चक्कर में सब लोग लगे हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई किसी कर्मचारी घर का चूल्हा बुझ गया है, 3-3 महीने 4-4 महीने तक अगर कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप सोच सकते हैं जो बेचारा सैलरी पर ही आश्रित है, उसको जब सैलरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? तो ये सब बातें आज की सरकार नहीं सोच रही, और इतनी ज्यादा हड़ताल चल रही है। हम भी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ पर ईटीएमसी के अंदर। हम भी 3 दिन से यहाँ पर धरने में, हड़ताल में बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन बिल्कुल धरने पे आप भी बैठे हैं, धरने पे और लोग भी बैठे हैं। हमारे साथ विनोद गोयल भी हैं। विनोद गोयल जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि धरना हड़ताल, उसके लिए जो कर्मचारी हैं पैसा दे दिया गया है। कोई कह रहा है 2500 करोड़ गायब हो गई हैं, कोई कह रहा है 938 करोड़ की फाइल का पता नहीं है, कोई कह रहा है 13,000 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में खाली आरोप ही आरोप चलते रहेंगे, या वास्तविकता और जो सच है वो भी सामने आना चाहिए। बात कर्मचारियों की, और समय बड़ा संवेदनशील है। ऐसे में इस तरीके की हड़ताल का असर जो है ना बहुत बुरा पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी को तो आगे आकर पहल करनी होगी। और जो कर्मचारियों के बकाया हैं, भाई ठीक है, आपकी 4 महीने की तनख्वाह के 2 की तो दे दो, कम से कम घर तो चल जाए। ऐसी स्थिति में सरकार और निगम अगर खाली आरोप प्रत्यारोप में उलझा रहेगा तो क्या होगा? फिर दिल्ली के जो आम जन है, जो टैक्स देते हैं, वो क्यों भुगते? विनोद जी कह रहे हैं आप? जी संजय भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बड़ी संवेदनशील बात है, और बीजेपी बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। और वो व्यक्ति वो एक वर्ग जिसकी वजह से हम खुले आसमान के तले एक स्वच्छ वातावरण में रह पाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली बिल्कुल स्वच्छ हो पाती है, और एमसीडी और में जो बैठी बीजेपी है, इसके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उनके घर के चूल्हे नहीं जल पाए, उन्हें फिर भी कोई शर्म नहीं आई। आज वो अपने लिए तो 1 करोड़ रुपए का आप उसमें शामिल नहीं है। आपकी तो सरकार है, आप उसमें शामिल नहीं है विनोद जी। सर बिल्कुल, सरकार तो आपकी भी है। तो ऐसे में पल्ला झाड़ लेना जी, ये कहां तक ठीक है? जी मैं वही कहना चाहता हूं कि एमसीडी को अगर कितना भी आप पैसा दे दीजिए, पर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसके पुख्ता सबूत हैं।
आप सीएजी की रिपोर्ट देख लीजिए, आप पिछले हमारे लोन के ड्यूज जो एमसीडी के ऊपर पिछले लोन चल रहे हैं, आप उन लोन को देख लीजिए। 6,000 करोड़ से ज्यादा का लोन एमसीडी के ऊपर बकाया है, जिसमें 1977 करोड़ रुपए का लोन ईडीएमसी के ऊपर है और 3243 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन एनडीएमसी के ऊपर है। 788 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन एसडीएमसी पे है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इनके पास एक तरफ तो लोन के पैसे देने के लिए नहीं है, अपने कर्मचारी भाइयों के लिए उनकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, दूसरी तरफ ये एड एजेंसीज का पैसा माफ कर देते हैं, दूसरी तरफ ये पार्किंग एजेंसीज का। आप भी तो बहुत सारी चीजों को माफ करते हैं विनोद जी। यहाँ तक कि मैं आपके यहाँ भी बहुत सारी चीजों को माफ करते हैं, बहुत सारी चीजों को आपके यहाँ से भी माफी दी जाती है कि दे दो फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ऐसी स्थितियां आएंगी। सर माफी, ये फ्री पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा देश के लिए खतरनाक होती जा रही है सरकार को जी। चलाने का हक रखते हो जी। आप कहते हैं कि माफी, मैं कहता हूं कि माफी चलाने के लिए नियत तो साफ रखिए, भ्रष्टाचार तो ना कीजिए। आप यहां देखिए, मैं इनके इंटरनल ऑडिटर का एक रिपोर्ट आपको बताता हूं कि जहां पर आप ये देखेंगे कि इनका ज्यादातर काम, आप इनको कितना भी फंड दे दीजिए लेकिन वो कागजों में तो फंड खर्च हो जाता है, धरातल पर वो खर्च नहीं होता। तो किसके आश्रय दे दें? उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने आगे बढ़कर पहल की है अपने उन कर्मचारी भाइयों के हितों में कि उनके घर का चूल्हा जल सके, उनके लिए पहल की है। और 938 करोड़ रुपए जो रिलीज किया है उसको भी ये नकारते हैं। जो अगर आप इनके ऑथराइज, जो इनके ऑफिशियल इंचार्ज होते हैं कमिश्नर, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे हकीकत कि वो भी अभी तक आया या नहीं। ये हर बात के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति से बात नहीं बनेगी। लेकिन आपको बता दें बिल्कुल कि राजनीति तो विनोद जी होनी भी नहीं चाहिए, और राजनीति किसी विषय पर ना हो तो अच्छा। कुछ चीज जगह तो छोड़ दी जाए, कम से कम कर्मचारियों को तो राजनीति से दूर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ लगातार राजनीति तो हो रही है। अगर राजनीति ना होती तो कर्मचारी हड़ताल पर कोई जाते, 4 महीने से उनका वेतन कोई रुकता। और ये कह देना खाली कि केवल भ्रष्टाचार में वेतन भी चला गया, तो ये एक अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। ऐसे में विभा जी अभी विनोद गोयल जी भी बहुत कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं, हमने उनको भी सुना और लोगों ने भी बताया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में माजरा क्या है, आखिर क्यों कर्मचारी हर बार हड़ताल पर जाएं और तनख्वाह मांगे? जी विभा जी। बिल्कुल जी। असल में हड़ताल पे जाना किसी भी कर्मचारी का शौक नहीं है। कोई भी कर्मचारी मजबूरी में ही हड़ताल पे जाता है। जब 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक किसी को सैलरी नहीं मिलेगी तो वो लोग अपने घर चलाने को असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में कर्मचारियों की मजबूरी हो जाती है कि वो हड़ताल पे जाएं और अपना विरोध जरूर जताएं। तभी सभी को समझ में आती है कि कर्मचारी जो है वो नाराज है और वो अपना हक मांग रहा है। अगर हड़ताल पे ना जाएं तो ये लोग हमारी सुनते नहीं हैं और बार बार ये कहकर कि हम दे देंगे ये कहकर हम लोगों को शांत कराते हैं। जब अति हो गई तब कर्मचारी 7 तारीख से लगातार हड़ताल पे, सारे कर्मचारी ABCD सभी ग्रुप के कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं। और अब हम लोगों को ये लगता है कि दिल्ली को ये पता चलना चाहिए कि कर्मचारियों को जब वेतन नहीं मिल रहा है तो वो हड़ताल पे गए हैं और कर्मचारियों को वेतन मिलना जरूरी है, नहीं तो उनके घर के परिवार के लोग जो हैं वो बीमार होके मर रहे हैं, कोई भूख से मर रहा है और कोई कैसे भी मर रहा है। उनकी स्थिति अब वो हो गई है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि कहीं ना कहीं जब कर्मचारी कार्य करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि अरे यार बहुत अच्छा काम हुआ, एक दिन ना आए तो भी आफत मच जाती है। ऐसे में जब इतनी लंबी हड़ताल चलेगी तो कहीं ना कहीं आम जन भी परेशान होंगे। और वर्तमान का जो समय है, ये समय हड़ताल के लिए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी सोचना चाहिए कि आज जिस तरह से संवेदनशील माहौल है दिल्ली के अंदर, चाहे वो कोविड को लेकर हो और चाहे वो धरना प्रदर्शन, बहुत सारी चीजें, उसके अलावा 26 जनवरी, उसके अलावा बर्ड फ्लू, बहुत सारी आफतें पहले ही हैं। ऐसे में एक और आफत, हमारे साथ श्याम सुंदर अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के पार्षद हैं। श्याम सुंदर अग्रवाल जी, माजरा क्या है? आपके नेता कह रहे हैं कि 2500 करोड़ रुपए गायब हो गए, 938 करोड़ रुपए भी गायब हो गए, सब भ्रष्टाचार में खत्म हो गए, सैलरी आती है भ्रष्टाचार में उड़ा दी जाती है। ऐसे ऐसे आरोप सब लगा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? क्योंकि
केवल आरोप लगाकर पल्ला झाड़ लेना ये भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तो हकीकत भी सामने आनी चाहिए। तो वास्तविकता क्या है, कैसे आप देखते हैं और कैसे खत्म होगी हड़ताल? जी श्याम सुंदर जी। सर 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार से लेना है जी। और बड़ी हैरानी की बात है, तीसरे वित्त आयोग का पैसा उसका चौथा लागू होना था, चौथे का वहां 3,000 करोड़ रुपए बाकी है। पांचवा दे दिया, चौथा नहीं दिया। क्यों कभी होता कि तीसरा आयोग ना हो जाए, उसका पांचवा हो जाए, चौथा वित्त आयोग गायब हो जाए? मुझे लगता है श्याम सुंदर जी की आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। आप मुझे सुनिए 13,000 करोड़ में 3,000 करोड़ में चौथे वित्त आयोग का है। चौथा वित्त आयोग कहाँ गया? उसका पैसा कहाँ गया? कौन देगा उसका पैसा? कौन देगा? जब हमें शीला दीक्षित सरकार ने जो हमें सहायता दी थी उसको आपने लोन में कन्वर्ट कर दिया, उस पर आपने ब्याज लगा लिया, आपने पैसा काट दिया। 57% पैसा आपने इसलिए काट दिया कि कोरोना काल में पैसा कम मिला है। पैसा सफाई कर्मचारी को तनख्वाह देनी पड़ेगी, काम करना है उनको, हम उनके पैसा नहीं काट सकते। आपने काट दिया। हम चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी को ज्यादा वेतन मिले। आज जो हमारा कच्चा कर्मचारी है उसको केवल 14,000 वेतन मिलता है। हम चाहते हैं उसे 25,000 वेतन मिलना चाहिए, उसे 25,000 वेतन मिलना चाहिए। कितना कोरोना काल में जो सफाई कर्मचारी ने काम किया है वो पूजनीय है। हमारे कर्मचारी पूजनीय है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हम उनका पूजा करते नहीं है, हम उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे। जो तनख्वाह नहीं दे पा रहे केवल केजरीवाल सरकार के कारण। केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार फैलाने में लगी हुई है, वो अपना पैसा दबाने में लगी है। आप उनकी गवर्नमेंट देखिए, अभी जो शादियों के इन्होंने 50 लोगों का निकाला था, 300 लोगों ने शादी की है। इनके एक्सीडेंट सारे पैसे खा गए, वो फुल रिश्वत चली है। आज मकान की रजिस्ट्री करवाने का बिना रिश्वत के नहीं होती है। सितंबर 2019 में 3299 करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज हैं, उनका जवाब कौन देगा? आपकी, मेरी नहीं, दिल्ली सरकार की नहीं है, आप वहां पर डबल डिलीवरी हुई है। नीता मिश्रा जी 3299 करोड़ रुपए का है, 3299 करोड़ का, कौन देगा इसका जवाब? ईडीएमसी ने किया है, जो हमारे निगम के पार्षदों किया है। हाईकोर्ट आपको फटकार लगाती है, कर्मचारी आपके भूखे बैठे रहते हैं, दिल्ली सरकार हर बार बढ़ चढ़कर अपना रोल निभाती है और अपने उन भाइयों के साथ खड़ी होती है। अगर नहीं चलाई जाती है तो छोड़ दो आप एमसीडी, दिल्ली सरकार संभाल लेगी। आप लोग अगर नहीं, आप लोगों से चल रही है एमसीडी, तो इन घोटालों को बंद कर दें। कागजों में ही केवल कार्रवाई नहीं। आज आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या जरूरत पड़ गई। एक तरफ तो आपके पास फंड नहीं है और दूसरी तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि आपको 50 लाख की जगह। चलिए श्याम सुंदर जी और विनोद जी। श्याम सुंदर जी, एक सवाल आप ये बताइए कि जो आरोप ये है 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है? उसके अलावा क्या वास्तव में 938 करोड़ रुपया निगमों को मिला सैलरी के लिए या नहीं मिला? इस पर भी दो टूक बात हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बार से बोला जा रहा है कि 938 करोड़ सैलरी के लिए आ गए हैं, लेकिन दिखे वो कहीं नहीं। जी श्याम सुंदर जी बताइए। बयान में पैसा नहीं आता, इन्होंने बयान दिया है, पैसा नहीं दिया। कहाँ पैसा आया बताइए मुझे आप, तो दिखा दिए कि किसके अकाउंट में, इनके अकाउंट की लिस्ट होगी, अकाउंट बता दीजिए कौन से एमसी में आया। एक अकाउंट दिखा दीजिए। ये बात 2500 करोड़ की कहते, किसने दिया बताइए ना, किसने दिया, किसको दिया, किसने लिया बताइए पैसा? केवल बकवास। विनोद जी बताइए 938 करोड़ रुपया कहाँ गया? श्याम सुंदर कह रहे हैं कि 938 करोड़ की कोई चिट्ठी तो दिखाइए कि इस अकाउंट में पड़ा है सैलरी के लिए। मार्केट रेट है उसको 3700 रुपए में नहीं खरीदा गया। जी बताइए विनोद जी। नहीं, ये अपने अकाउंट्स की। विनोद जी बताइए 938 करोड़ रुपए की कोई चिट्ठी है जो ये बताए कि भाई ये पैसा कर्मचारियों का इन अकाउंट्स में गया है? आजकल तो कम से कम अकाउंट से पहले तो भ्रष्टाचार होगा नहीं, रास्ते में तो होगा नहीं। अकाउंट्स इनके हैं, एमसीडी के पास हैं, कमिश्नर उसके ऑथराइज्ड होते हैं। आप अपने कमिश्नर से अकाउंट्स की डिटेल मंगाइए ना, सार्वजनिक कीजिए। लेकिन झूठ नहीं बोल सकते हैं आप। चलिए मैं हमारे बीच में दलीप पारचा भी है। दलीप यहाँ तो आपने देखा लगातार श्याम सुंदर जी हैं या विनोद जी हैं, लगातार बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, आरोप और प्रत्यारोप। और चलिए मुझे लगता है कि दलीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं मुकेश कुमार वेद जी आपके पास आना चाहूंगा। दोनों लोगों को सुना, बिल्कुल श्याम सुंदर जी अभी आपके पास भी आऊंगा। मैं जरा मुकेश कुमार वेद से पूछ लूं कि
जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आखिर उसमें सच्चाई क्या है? क्या आपको लगता है कि 938 करोड़ की अगर कोई चिट्ठी आएगी तो वो पैसा खाली चला जाएगा कहीं पे भी? अकाउंट्स भी हैं, और ऐसा नहीं है, सभी कर्मचारी पढ़े लिखे हैं, हर अकाउंट्स की डिटेल अपने पास रखता है आजकल कोई भी कि हमारी तनख्वाह किन किन अकाउंट्स में आएगी। ऐसे में जब आप ये देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि 938 करोड़ रुपए आ गए और उसके बाद भी हड़ताल जारी है, लोग कह रहे हैं कि तनख्वाहें नहीं मिली, तो इसको क्या मानेंगे आप? मुकेश कुमार वैद्य जी। जी सर। जी सर, संजय जी, जब नगर सेवक ये कहने लगे कि हड़ताल हो रही है शहर में, नगर में, हमें पता नहीं है, तो फिर 938 करोड़ भी कहाँ चले गए? वो तो कह देंगे कि हमें पता नहीं है 938 करोड़ कहाँ चले गए। भाई अकाउंट तो होगा ना वेद जी, अकाउंट तो रहता है ना। कर्मचारी क्या पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें नहीं पता है जी? कर्मचारी तो पढ़े लिखे हैं सभी लोग, ऐसा तो है नहीं कि वो सर अकाउंट्स का तो हमें जी सर वो अकाउंट्स हम थोड़ा ही देखते हैं, हम तो अपना ही अकाउंट तो देख सकते हैं, हम एमसीडी का अकाउंट थोड़ा ही देखते हैं या हम मुख्यमंत्री जी का अकाउंट थोड़ा ही देखेंगे। एमसीडी में पैसे आए या नहीं आए ये तो देख हमारे को कर्मचारी को थोड़ा है ना कमिश्नर साहब के अकाउंट्स का पता चलता है। और संजय जी संजय जी एक चीज और है कि अगर 938 करोड़ रुपया अगर इन्होंने दिया है तो 1100 करोड़ से ज्यादा की तनख्वाह तो नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की है, फिर पूर्वी दिल्ली का और साउथ दिल्ली का क्या होगा? आप लगा लो 333 करोड़ रुपए पर मंथ की सैलरी है उत्तरी दिल्ली नगर निगम की जी, तो 938 करोड़ में क्या होगा? नहीं तो वो तो 938 भी नहीं आया अभी तक। तो बात तो यही हो रही है, बात ये हो रही है कि खाली आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। विभा सिंह जी, आपके सामने भी दोनों लोगों का आपने सुना, कैसे आप देखती हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि 938 करोड़ रुपया आए और किसी को पता ना लगे? बिल्कुल, ये कल जाके मैंने पता किया, आपने जैसा कहा कि जी विभा जी ये पैसा आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैसा अभी तक किसी भी कमिश्नर के खाते में नहीं आया, आज शाम तक नहीं आया। लेकिन मेरा विनोद जी से एक सवाल और भी है कि जब 14 तारीख को ये डिक्लेयर किया गया 938 करोड़ का पैकेज, उस समय ये कहा गया ये 938 करोड़ का जो राशि दी जा रही है उत्तरी और पूर्वी निगम को, ये स्पेशल पैकेज के रूप में दी गई है। फिर इसमें बीटीए काटने की बात कहाँ से आ गई थी? और दूसरी बात, एक क्वेश्चन और भी है कि जो हमारा अंतिम क्वार्टर का पैसा है, वो क्वार्टर का पैसा भी अगर ये देंगे, क्योंकि चौथी किस्त जनवरी के माह में दी जाती है, तो अगर ये पैसा भी हमें ये दे देंगे तो सभी कर्मचारियों को अब तक का बकाया जो वेतन है और पेंशन है वो मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों को ये चीज राजनीति करने से ये बाज नहीं आ रहे, इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जब तक सबके खाते में पूरा पैसा नहीं जाएगा कर्मचारी हड़ताल क्यों तोड़ेगा। और अगर खाते में पहुंच गया तो कर्मचारी इतना कोई बेवकूफ नहीं है कि वो जबरदस्ती का हड़ताल किए रहे। इसलिए ना अभी कमिश्नर के खाते में पैसा आया है और ना ही कर्मचारियों के खाते में। तो ये कहना एकदम फजूल की बात है कि उन्होंने 938 करोड़ दे दिया और एमसीडी ने हम लोगों के खाते में नहीं डाला, अभी ये पैसा कहीं भी नहीं आया जी। एक बात और है कि जब कोर्ट ने माननीय कोई भी बीटीए का पैसा नहीं कराया जाए, बात करते हैं कर्मचारियों के खाते में तो आधे महीने की सैलरी भी नहीं जा पाएगी। बहुत सारे सवाल भी विभा सिंह जी ने उठाए हैं और कहीं ना कहीं हर कर्मचारी आज जागरूक है। ऐसा नहीं है कि आप कर्मचारियों को बहुत लंबे समय तक बेवकूफ बना सकते हैं। ये अलग बात है कि राजनीति अपनी जगह है और राजनीति हावी हो जाती है, ग्रुप बन जाते हैं, गुट बन जाते हैं, शायद इस कारण बहुत सारे निर्णय उलट पुलट भी हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एमसीडी में घमासान, आरोप प्रत्यारोपों का दौर, हड़ताल जारी है। उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हैं कि क्या ये सही समय है हड़ताल का? 26 जनवरी, कोविड, बर्ड फ्लू, बहुत कुछ है और ऐसे में हड़ताल। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं कर्मचारी परेशान रहेगा, घर चलाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो करेगा क्या, ये भी एक सवाल है। और ऐसे में राजनीति जबरदस्त दिल्ली के अंदर हावी है। मैं मुकेश कुमार वेद, एक बात आपके सामने है, खुद विभा सिंह जी ने बोला, आपको ये बताया कि 938 करोड़ का तो अभी कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में खाली राजनीति करना कहां तक जायज है? और सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए हम तो कह रहे हैं कि सरकार हो या एमसीडी है, दोनों लोग कहीं ना कहीं समाधान की ओर तो जाना चाहिए ना। समाधान इसका कैसे निकल सकता है? कर्मचारी कैसे अपने घर जाए? क्योंकि वर्तमान में दिल्ली के अंदर बहुत कुछ होना है। ऐसे में अगर हड़ताल जारी रही तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इसका समाधान कैसे निकल सकता है? किसी को तो आगे आना होगा ना। खाली आरोप लगा देने से भ्रष्टाचार हो गया, खा गए, वो हो गए, ये 4 साल से चल रहा है। अब समय है कि किसी तरीके से, किस तरह से समाधान निकाला जा सके। मुकेश कुमार जी। संजय जी, इसका समाधान या तो केंद्र सरकार पैसा दे या दिल्ली सरकार पैसा दे, वरना इसका कोई समाधान नहीं है। अगर कोई ये कहे कि अब इमरजेंसी में हम कोई ऐसी पॉलिसी ले आए कि हम पैसा इकट्ठा कर लें, तो वो अब इस वक्त नहीं हो पाएगा। अब तो केवल ये 2 रास्ते हैं कि या तो केंद्र सरकार पैसा दे किसी भी तरीके से, और या फिर दिल्ली सरकार पैसा दे और पैसा पूरा दे, जो कर्मचारियों का वेतन है वो भी और जो उनके बकाया लाभांश है वो भी। तो ये हड़ताल खुलेगी नहीं। अब क्या हड़ताल लंबी चलेगी और हड़ताल का अंजाम अब अभी जैसे आप बता रहे हैं कि ऊपर से 26 जनवरी आ रही है, महामारियां फैल रही हैं, ये तो कभी दीपावली आ जाती है तो कभी होली आ जाती है। 365 दिन में मुझे लगता है कि 200 दिन तो हमारे त्योहार ही होते हैं। तो हमारे यहाँ कोई ना कोई त्योहार होता है, ये हमेशा स्थिति इसी तरह की बनी होती है। नहीं, बिल्कुल, वो तो अलग बात है कि बनी रहती है इस तरीके की स्थितियां, लेकिन हड़ताल की जो स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं होती मुकेश जी। हाँ, ये अलग बात है कि समाधान ना हो तो उसके लिए समाधान निकालने के प्रयास होने चाहिए, राजनीति का अंश ना बनकर उसके अंदर जाकर ये बात होनी चाहिए कि भाई पैसे चाहिए। और एक तरफ जब ये बात होती थी, श्याम सुंदर जी, मेरा सवाल आपसे है, एक बात हमेशा रही है कि निगमों को स्वतंत्र रूप से खड़ा किया जाए और वो अपने पैरों पर खड़े हों। ये बात पिछले 50 सालों से चलती आ रही है, हर राजनेता कहता है, हर कोई कहता है, लेकिन आज तक भी निगमों के जो हालात हैं वो सुधरे नहीं। ऐसे में इस तरीके की स्थितियां आती हैं। और ये भी बात सही है कि निगमों के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा रहते हैं, ये आरोप भी लगातार लगते रहे हैं, उसे लेकर भी कभी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिले। ऐसे में लगातार अगर यही कहते रहे कि सरकार दे तो कुछ हो, सरकार ले तो कुछ हो, तो क्यों ना फिर सरकार ही चला ले, फिर निगम का महत्व क्या है? तो ऐसे में कभी ये मांग भी क्यों नहीं होती कि निगमों की व्यवस्थाएं उस तरीके से करी जाए कि निगम कम से कम अपनी जो तनख्वाहें हैं वो तो समय से निकाल लें। उस पहलू पर कभी भी बात नहीं होती और जो योजनाएं हैं वो बनती इस तरीके से है कि उनका लाभ कर्मचारियों की बजाय बहुत अलग अलग जगह, अलग अलग खातों में चला जाता है। जी श्याम सुंदर जी। संजय जी, निगम की आय सीमित है और हमारे जो कर्मचारी जितना टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं करते हैं, और हमारा हमेशा उद्देश्य होता है ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो, लेकिन बिना सहायता के हम लोग, हमारी निगमें आगे नहीं बढ़ सकती। 2100 करोड़ रुपए हम लोगों ने हर साल तनख्वाह के रूप में देना होता है, लेकिन हमारी आय कितनी है? आय 400 करोड़ 450 करोड़ में देना होता है, लेकिन हमारी आय कितनी है? आय 400 करोड़ 450 करोड़ 500 करोड़ रुपए, ज्यादा खींचे 600 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो हम पे तो इन पर डिपेंड है। शीला सरकार थी, कभी दिक्कत नहीं आई। केजरीवाल सरकार में दिक्कत क्यों आई है? उससे पहले दिक्कत क्यों नहीं आई? ये जानबूझ के केवल निगम को बदनाम करने के लिए हमारा पैसा रोका हुआ है। तीसरे वित्त आयोग के बाद चौथा आयोग क्यों नहीं लागू किया गया? अगर चौथा आयोग लागू किया होता, मैं 3000 करोड़ रुपए मिलता, हम तनख्वाह भी देते, इनकी पेंशन भी देते। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे सफाई कर्मचारी जो नियमित नहीं है उनको 14,000 रुपए तनख्वाह देते हैं हम लोग केवल, और 14,000 में 7,000 पर मकान किराया चला जाता है। 7,000 में अपने बच्चों को कैसे पालेगा? मेरी तो इच्छा ये है
कि हम निगम के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी कम से कम 25,000 वेतन दें। नहीं, दुर्भाग्य की बात है हम 14,000 देने में असमर्थ हैं। आज की डेट में जो केजरीवाल सरकार की नीतियां हैं वो हमारे सफाई कर्मचारियों के खिलाफ हैं। हम लोग हमारे जो हॉस्पिटल चलते हैं डॉक्टर की तनख्वाह नहीं दे पाए, अक्टूबर का कोई तनख्वाह नहीं दे पाए हैं, सफाई कर्मचारी नवंबर की तनख्वाह दे पाए हैं। इनकी तनख्वाह रुकी हुई है, ये केवल केजरीवाल सरकार के कारण हो पाया है। हमारे पैसे देना, हम तनख्वाह भी देंगे, उनका जो बकाया है वो भी देंगे। हमारे पास इतनी टैक्स सिलेक्शन नहीं है, इतने साधन नहीं है। अगर हमारे टैक्स बढ़ाते हैं तो पहले इतने ज्यादा टैक्स हम लेते हैं जनता से और टैक्स का बोझ हम उन पर नहीं डाल सकते। जितने भी देश की निगमें मैक्सिमम जो निगमें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड होती हैं। हम भी डिपेंड है, इनको देना चाहिए। पहले क्यों नहीं परेशानी आई? शीला सरकार में बताइए कब हड़ताल हुई हो? जब से केजरीवाल सरकार आई है 10 बार हड़ताल हो चुकी है। हड़ताल के साथ कुछ होता नहीं। इनके पास विज्ञापन के लिए पैसा है लेकिन हमारे कर्मचारी को देने के लिए पैसा नहीं है। कहां है 938 करोड़? मैं कहता हूं ये पहले 938 करोड़ रुपए बैंक खाते में डालते, उसका घोषणा करता कि हमने पैसे दे दिए है। अखबार में घोषणा हो गई, पैसा कहां है बताइए आप मुझे। ये बातें बनाते हैं केवल। श्याम सुंदर जी, एक सवाल और भी ये है कि कहा जा रहा है कि भाई केंद्र सरकार से मदद नहीं आ रही है, आप लोग मदद लेने जाइए, क्योंकि इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। तो कह रहे हैं कि अब कैसे करेंगे, ये तो भ्रष्टाचार का एक आरोप लगातार चल रहा है। गोयल साहब भी बोल रहे हैं, अभी मैं गोयल जी आपके पास भी आऊंगा। तो केंद्र सरकार से आप मदद मांगने क्यों नहीं जा रहे? कर्मचारी तो आपके भी हैं। अगर दिल्ली सरकार हाथ खड़े कर रही है कि हमारे बस का नहीं है और वहां तो भ्रष्टाचार हो गया है, तो उनका समाधान निकालने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा ना, उससे ऊपर अथॉरिटी पे जाना पड़ेगा। तो वहां की स्थिति में भी आरोप है कि आप लोग नहीं जा रहे हैं। श्याम सुंदर जी। जी जी सर सीधा केंद्र गवर्नमेंट से हम फंड नहीं ले सकते, कोई किसी नियम के तहत नहीं। उसके बाद भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, मशीनों के लिए दिया है। आज जो प्रदूषण कम हुआ है, हमारी मशीनें चल रही है, हमने करोड़ों की मशीनें खरीदी हैं। अभी मैं रास्ते से आया हूं, पानी का छिड़काव चल रहा है हमारे यहाँ से। जो पैसा दिया उसको लगाया गया है, लेकिन उसकी भी सीमाएं, कितना पैसा दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ये भी एक बात है कि सीमाएं हैं कुछ, उन सीमाओं से अलग जाकर भी कुछ नहीं हो सकता। विनोद गोयल जी, आपके सामने है सारे श्याम सुंदर जी के सवाल। सरकार आपकी है, आप प्रतिनिधि हैं सरकार के, बताइए क्या जवाब है आपके पास? बहुत सारे सवाल उठाए हैं विनोद जी। सर मुझे एक बार दोबारा से दोहरा देंगे, सवाल समझ नहीं आ रहे थे। बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि आप 938 करोड़ रुपए कहां है, पहला सवाल। दूसरा, बकाया कहां है, और केंद्र सरकार मदद करे तो किस तरीके से कर सकती है? अभी तो मशीनें और बहुत सारी चीजें दी हैं। उसके अलावा अगर इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलते रहे तो समाधान कैसे निकल के आएगा? चलिए कोई समाधान आप ही बता दीजिए। और कहीं ना कहीं जब सरकार है और सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी भी सरकार की बन जाती है, क्योंकि जब आप दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो कहते हैं ना कि निगमों की हालत खराब है, सरकार भी तो जिम्मेदार है। तो ऐसे यहां पे भी है ना, अगर निगम की हालत खराब है तो सरकार आपकी है तो जिम्मेदार तो आप भी हो ना। निगम की हालत के निगम की हालत खराब करने की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी नहीं चाहती कि निगम की हालात कभी भी सुधरें, क्योंकि इनके पास अपनी जेबें भरने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया है। इनकी इंटरनल रिपोर्ट खुद ये कहती है कि, अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक इनकी इंटरनल रिपोर्ट में ये आया है, इंप्रूवमेंट ऑफ ड्रेन एंड लेन बाय प्रोवाइडिंग ब्रिक एंड आरएमसी फ्रॉम सीआरसी बिल्डिंग टू शनि मंदिर नियर प्राइमरी स्कूल, सुल्तानपुरी विलेज का ये मामला है, जहां पर एक छोटा सा ड्रेन और गली का काम होना था। वहां पर इन लोगों ने, ऑडिटर ने उस रिपोर्ट में अपनी ये कहा है कि ऑडिटर सेज दैट इट्स डाउटफुल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ऑफ ₹16,93,000, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आरएमसी वॉज प्रिक्योर 1 मंथ प्रायर फ्रॉम द वर्क ऑर्डर। तो ये कैसे पॉसिबल है सर? किसी भी रोड को बनाने के लिए एक आरएमसी चाहिए होती है, उसको अगर हम ये कहें कि उस आरएमसी की जो स्ट्रेंथ है वो केवल 3 घंटे की है, 3 घंटे में वो जमकर पत्थर हो जाती है। लेकिन ऑडिटर कहता है
कि 1 महीने पहले ही वो आरएमसी खरीद ली गई और उसके बाद वो रोड बनी। सर, हाउ कुड इट बी पॉसिबल? ये क्या भ्रष्टाचार हो रहा है कि आरएमसी 1 महीने पहले खरीदी गई और उसका वर्क ऑर्डर 1 महीने बाद हो गई। ये तो केवल एक बता रहा हूं, इसके अलावा वेस्ट जोन एसडीएमसी का उत्तम नगर का, मैं उत्तम नगर का बताता हूं। जांच की बात आप कर रहे हैं, आप जांच की बात कर रहे हैं, मैं जांच की भी बात आपको बता देता हूं। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि डेफिशिएंसी इन द वर्क ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ पेंडिंग आरडीए रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन फ्रॉम वेरियस चार्जेस इंक्लूडिंग ब्राइबरी against officers shows an increasing trend. Out of 319 cases, RDA charge sheet were issued in only 270 cases. 319 केसेस हैं ब्राइब के और अदर डिपार्टमेंटल एक्शन के, जिसमें 370 केसों में इन्वेस्टिगेशन करके अब तक इन्होंने चार्जशीट फाइल की है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये समझिए कि केवल अभी तक 218 केस ही विजिलेंस कमेटी के पास गए थे और 270 उसमें रिपोर्ट कैसे आ गई? तो जब आपकी अपनी विजिलेंस कमेटी, आपके अपने ऑडिटर ये आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से इरेगुलरिटीज कर रहे हैं और नॉर्थ एमसीडी में सफर्ड लॉसेज एंड डाइवर्टेड मनी आप कर रहे हैं, इरेगुलरिटीज की 3299 करोड़ रुपए की जो आपके ऑडिटर ने बताई है, तो ये सब चीजें जब आप करेंगे तो एमसीडी फायदे में कहां से आएगी? उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार अपने कर्मचारी भाइयों के साथ खड़े होकर आगे बढ़कर, और पिछली बार भी फंड पास किया, इस बार फिर से फंड पास किया, लेकिन फंड गया जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, यही तो बात हो रही है, वो यही तो कह रहे हैं विनोद जी, वो फंड गया कहां? उसके कागज भी सौंपिए आप इन्हें, कम से कम कर्मचारियों की समस्या तो दूर हो। कि आप मुझे ये बता दीजिए, क्या एमसीडी ने ये प्रॉमिस नहीं किया था अपने एक्स सर्विसमैन से कि आपकी जो मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी, उन मेडिकल सुविधाओं के नाम पर जब हमारा कोई सफाई कर्मचारी भाई रिटायर होता है तो उससे ए ग्रुप के कर्मचारी से 1,20,000 रुपए लिए जाते हैं, बी ग्रुप के 78,000 रुपए, सी ग्रुप से 54,000 रुपए, डी ग्रुप से 30,000 रुपए, पर 34,000 एम्प्लॉइज से 221 करोड़ रुपए एमसीडी ने लिया। पर वो क्या हुआ? एमसीडी सारे ढकार गई, एक पैसा भी मेडिकल में हमारे सफाई कर्मचारियों के जो रिटायर होते हैं उन भाइयों के लिए यूज नहीं हुआ। और ये हाई कोर्ट में जब ये जांच आई तो हाई कोर्ट के सामने ये रखा गया कि एमसीडी में एक भी मेडिकल हॉस्पिटल कोई रजिस्टर्ड नहीं किया गया अपने उन कर्मचारी। जब मेडिकल का पैसा आप लोग खा जाते हैं, चारे का पैसा आप खा जाते हैं, आपने एक वो मशीन खरीदी है, 100 मशीन से एक कूड़े का पहाड़ साफ करने के लिए 180 करोड़ रुपए, जबकि उसकी एक्चुअल कीमत ही 8.5 करोड़ रुपए। आप 8.5 करोड़ रुपए की मशीन को खरीदने की बजाय 180 करोड़ रुपए आपके ये सारे खा गए आप लोग आपस में। बीजेपी से अगर एमसीडी नहीं समझ रही है तो बिल्कुल चुनाव में तैयार रहे। अब ये जो बंदर बाट है अब नहीं चलने वाली है, जनता समझ गई है बीजेपी की और कांग्रेस की जो बंदर बाट थी, इसलिए पहले इनके सामने उजागर नहीं होते थे, लेकिन अब सारी चीज आगे आ गई है। तो अब आपको 1 साल बचा है, एक साल में आप लोगों को जब ये लगने लगा, 1 साल में जब आपको ये लगने लगा कि जब बीजेपी हर साल आपके भ्रष्ट होने के कारण जब हर साल हर निगम में पुराने काउंसिलर के टिकट क्यों काटे गए? क्योंकि आप भ्रष्ट थे। और जब आप आगे की भ्रष्टाचार आपको पता लगा कि 1 साल बचा है तो आपने उन 1 साल को बचाने के लिए क्या किया कि आपने 50 लाख के बजट को 1 करोड़ का बजट कर दिया। जब आपके पास फंड नहीं है तो आपने 50 लाख की जगह 1 करोड़ का बजट क्यों किया? काम किया, क्या जरूरत पड़ी थी? मुझे आज ये इस बात का बताइए, डेंगू की दवाई जिसका 2300 रुपए किलो का बाहर मार्केट में खुला रेट है, मैं होलसेल की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटेल में खुला 2300 रुपए का रेट है, उसको आप 3700 रुपए में खरीदते हैं। तो कितना भ्रष्टाचार करेंगे आप? विनोद जी चलिए, आपने बहुत सारी चीजें की, श्याम सुंदर जी ने भी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन विनोद जी एक बात बताइए कि ये सारी चीजें जब सरकार कांग्रेस की थी तो इस तरीके की निगमों के अंदर परेशानी नहीं आती थी, तो अब ऐसी परेशानियां आ क्यों रही हैं? और आज भी जो आरोप आप लगा रहे हैं, खाली आरोपों पे ही सब जा रहे हैं, तो समाधान कैसे निकला? विनोद जी, समाधान कहां निकला?
आपने भी बहुत सारा एक लंबा चौड़ा चिट्ठा पेश कर दिया, श्याम सुंदर जी ने भी बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा पेश कर दिया। आज निगमों की स्थिति ऐसी क्यों, अब से पहले ऐसी क्यों नहीं? 2 शब्दों में ये कहूंगा, निगमों की, क्योंकि पहले बंदरबाट चलती थी, कांग्रेस खाती थी, ये चुप रहते थे, ये खाते थे, कांग्रेस चुप रहती थी, तो पहले बंदरबाट चलती थी, अब वो बंदरबाट चल नहीं पा रही है क्योंकि इनके भ्रष्टाचार को हम जन जनता तक लेके जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने जनता तक लेके जा रहे हैं, अब जनता जवाब देगी। तो कर्मचारी परेशान क्यों रहे भाई? कर्मचारियों के लिए समाधान कैसे निकलेगा? श्याम सुंदर जी, आखिर समाधान कैसे निकले? ये जो इतने सारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, इनको पैसा देना चाहिए जो बकाया है। ऐसा संजय जी इनको पैसा देना चाहिए। 938 करोड़ रुपए जो बोला सरकार ने वो देना चाहिए, उसके अलावा जो 3000 करोड़ बाकी है वो देना चाहिए। इनको बातें नहीं करनी चाहिए, पैसा दे दीजिए और दिखाइए हमने दिया है पैसा। केवल अखबार में बयान देने काम नहीं चलने वाला, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, केवल पैसा दिखाइए। पैसा कहाँ दिया आपने, बताइए पैसा दीजिए, जवाब दीजिए श्याम सुंदर जी का। विनोद जी, पैसा कहां गया? आरोप पे आरोप, खाली समाधान पे बात करने जाए। दोनों लोग हैं, बहुत दुख है एमसीडी भी है और सरकार के बच्चे घर में दोनों लोग बैठे हैं। समाधान कैसे निकले? और ये सब केजरीवाल सरकार के कारण हो पाया है, वो कुछ नहीं कहते बयान के अलावा। 938 करोड़ रुपए की जो घोषणा की वो आ गए। उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2017 में जो जुमला फेंका था, क्या मनोज तिवारी जी ने क्या केवल जुमला फेंका था कि हम एमसीडी में क्राइसिस नहीं आने देंगे फाइनेंशियल, और हम केंद्र सरकार से पैसा लेके आएंगे? केंद्र सरकार ने जब पूरे देश में हर निगम को पैसा दिया, हर निगम को पैसा दिया, तो दिल्ली में केवल राजनीति के तहत पैसा नहीं दिया? नहीं तो केंद्र सरकार ने पूरे देश में पैसा बांटा, हर निगम को पैसा दिया, हमारे हक का पैसा क्यों नहीं दिया? पूरे देश में पैसा बांटा, यहाँ भी दिया देश में हर निगम को पैसा गया है, पैसा दिया, मशीनें नहीं आया वो पैसा। आज वो मशीनें नहीं आती तो सफाई नहीं हो पाती। ये बातों में रहने दीजिए, बातों में रहने दीजिए अग्रवाल साहब। केंद्र सरकार ने सीधा पैसा दिया, दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी के ये जुमले अब नहीं चलेंगे। दोनों लोग हमने रिकॉर्ड ही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल समझ चुकी है। अग्रवाल साहब, है जो सेवा जानती बात है। कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार दिल्ली को पैसा देने के नाम पे केजरीवाल सरकार केवल मेवा खाना जानती है और विज्ञापन देना जानती है। केवल बीजेपी गवर्नमेंट है जो कि सेवा जानती है। बीजेपी पार्षदों को तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन दिन रात सेवा में जुटे होते हैं, सेवा में लगे होते हैं। 8.5 करोड़ की मशीन को तनख्वाह नहीं दे पाए तो हमें दुख है। बजाय 180 करोड़ रुपए के उसका किराया दे देते हैं। आप हमारे कर्मचारी भाइयों का स्वास्थ्य का बीमा का पैसा खा जाते हैं, आप डेंगू की दवाई पर भ्रष्टाचार कर लेते हैं, आप रोड पे बोलने से नहीं होता। लेते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा जी, दोनों लोगों का आपने सुना, दोनों लोग आपके सामने हैं और समाधान की बात पर कहीं दिखता नहीं है समाधान आने की बात हो कहीं से भी। एक बात आप देखिए कि गोयल जी कह रहे हैं कि भाई आपने 2017 में आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था क्राइसिस नहीं आने देंगे। लो आ गया क्राइसिस, अब संभालो अपने क्राइसिस को, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी वहां कहा जा रहा है कि भाई आपकी सारी जिम्मेदारी है, खाली जिम्मेदारियों का एक आदान प्रदान आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कैसे समाधान हो उसके लिए कोई भी गंभीर यहां लग नहीं रहा है। ऐसे में अब क्या सोचते हैं आप और क्या कहना चाहेगी कि आखिर समाधान तो निकालो भाई, कर्मचारी बाहर कब तक बैठे रहें? बिल्कुल सर, असल में राजनीति ने हम लोगों का मतलब जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको फुटबॉल की तरह बना दिया है। एक पार्टी दूसरे के पाले में फेंकती है, दूसरी पार्टी जो है उसको वापस पहले के पाले में डाल देती है और फिर इसमें कर्मचारी रहे हैं। ये सरासर अन्याय हो रहा है कर्मचारियों के साथ। जहां तक बात आती है समाधान की, तो हम सबने अपनी बात पहले 7 तारीख को उपराज्यपाल महोदय के यहाँ जाके रखा कि सर आप परिवार के मुखिया हैं, आप दिल्ली सरकार के भी और निगम सरकार के भी, दोनों के ऊपर दोनों की बात कर सकते हैं और उनके बीच का काम करें और हमारी समस्या का समाधान निकालें। लेकिन फिलहाल उसमें भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर एमसीडी को एक कर दिया जाए
ये सारी जो बातें शुरू हुई हैं वो ट्राइफर्गेशन के बाद शुरू हुई हैं, तो क्यों ना एमसीडी को एक कर दिया जाए, पहली बात। और अगर एमसीडी को एक नहीं कर सकते तो कम से कम जो फाइनेंस है हम लोगों का, वो तीनों एमसीडी का पहले की तरह एक कर दिया जाए, और जब सबकी शेयर मनी इकट्ठी हो तो सबकी जरूरत के हिसाब से उसको शेयर किया जाए। मेरे हिसाब से ये समाधान सबसे बेस्ट होगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने निगम में जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं और पार्षद और मेयर महोदय हैं, मैं उन सबसे ये अपील करती हूँ कि एक बार कर्मचारियों का जो इतने महीनों का बकाया वेतन है उसके लिए केंद्र सरकार से हम लोगों की ओर से गुहार लगाए, उनसे मदद मांगे, चाहे उनसे उधार ले, हम लोगों का बकाया पूरा कर दे, और फिर आपस के खींचतान को छोड़कर कर्मचारी को अपने बच्चों की तरह समझें और उनके दुख में दुखी होकर उनको उनका पेट भरने के लिए कम से कम वेतन की व्यवस्था तो रेगुलर कर दे। जब तक ये रेगुलर नहीं करेंगे कर्मचारी ऐसे ही परेशान होता रहेगा, और कर्मचारी अगर परेशान होगा कर्मचारी तो परेशान दिख ही रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे श्याम सुंदर जी ने भी कहा कि भाई पैसे दिए हैं तो दिखा दीजिए, वहीं गोयल जी भी कह रहे हैं कि दिए तो हैं दिखाएंगे। चलिए हम ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये पैसा मिलता है, अगर इसलिए क्योंकि अभी पता नहीं लग रहा है कि वो पैसा है कहाँ, अगर मिलता है तो कर्मचारियों का कहीं ना कहीं कुछ तो समाधान होगा, और समाधान निकलना भी चाहिए। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और दिल्ली बेहाल है। लगभग 4 महीने से निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा सका है। अगर ईस्ट दिल्ली के हिसाब से सोचे तो ये देश के महत्वपूर्ण नगर निगमों से एक है। यहाँ निगम अपने नागरिकों को कई तरीके की सामाजिक सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। आखिर क्यों आमजन परेशान हो और क्यों हड़ताल हो? आरोप प्रत्यारोप की जगह अगर कार्य धरातल पर हो तो समाधान अपने आप निकल जाएगा। वो भी जब दिल्ली के अंदर पहले ही बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप देखिए कोविड भी है, आप देखिए 26 जनवरी आ रही है, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन पहले ही दिल्ली झेल रहा है, उसके अलावा भी और बहुत सारी समस्याएं लगातार रहती हैं। ऐसे में अगर कर्मचारी परेशान रहेगा तो ये पक्का है कि हर आदमी आने वाले समय में परेशान रहेगा। तो ये सरकार को भी और एमसीडी को भी सोचना चाहिए कि केवल वादे ना कर कर उनका जो भी वेतन है वो दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो लोग अपना कार्य कर सकें और सभी लोग आसानी के साथ वहां आ जा सकें, क्योंकि समय बड़ा संवेदनशील है। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।